क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑन DIR एंड डोमेस्टिक वायलेंस केस। जी हाँ दोस्तों, आज मेरा यही मोटिव है कि जो आपके डाउट है, जो आपके क्वेश्चंस है रिलेटिंग टू डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट एंड DV केसेस, उनके जवाब दे दूं और उनके जो आपके डाउट है उन डाउट्स को क्लियर करूं। तो फ्रेंड्स, मैं 10 वीडियोस बना रही हूं, पूरे कंटिन्यूअस में 10 वीडियोस बना रही हूं, जिसमें मैं ये बोलूंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है, DIR होता क्या है। उसमें मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगी, आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस को भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो उम्मीद करती हूं दोस्तों कि ये 10 वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो जाए और आपको DIR और डोमेस्टिक वायलेंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट पूनम कोल। तो चलते हम आज अपने पहले डाउट सेशन की ओर। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए हम सीरीज जो हमने स्टार्ट की है क्लियर योर डाउट का पहला वीडियो बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक अपने व्यूवर का क्वेश्चन ले रही हूं जो कि मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहां से ही मैं स्टार्ट करती हूं। ये कहते हैं कि मैडम जी, ऐसे कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें आपने DIR को चैलेंज किया है, और क्योंकि ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं है जिसमें पति पक्ष की जांच ना होने के कारण केस खारिज हो गया। ये कहते हैं कि पति पक्ष की जांच ना होने के कारण केस खारिज हुआ, ऐसा कोई भी मैटर नहीं है, कोई भी केस नहीं है। जबकि हर कोई यही बोलता है कि पति पक्ष की जांच करवाना भी ज़रूरी है, मतलब पति पक्ष की जांच भी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पहले लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के मन में भी ये सवाल उठता है कहीं ना कहीं कि सिर्फ महिलाओं को ही पूछा जाता है, महिलाओं के ही सवालों का जवाब दिया जाता है, महिला जो बोलती है उसको सही माना जाता है और पति जो भी बोलेगा उसको तो पहले सुना ही नहीं जाता है और पति पक्ष को सुना नहीं जाता है। सिर्फ महिलाओं के फेवर में जो जजमेंट्स है वो आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात सोचना कहीं ना कहीं गलत ही है क्योंकि पति पक्ष को भी सुना जाता है। नवीन जी, इसके लिए मैं आपको ये जो आपने ये कहा कि जो आपका ये सेकंड लाइन है कि क्योंकि ऐसा कोई भी जजमेंट नहीं है जिसमें पति पक्ष की जांच ना होने के कारण केस खारिज हो गया है, तो मैं आपको बताऊंगी, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर है, इस चैनल के सब्सक्राइबर है, तो आप मेरे वीडियोस को देख लीजिए। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने JNK हाई कोर्ट का एक जजमेंट कोट किया है, जिसमें पत्नी ने जो भी एलिगेशन अगेंस्ट हस्बैंड डाले हैं वो एलिगेशन कोर्ट में प्रूव ही नहीं हुए हैं और इस कारण कोर्ट ने जो वाइफ है उसको 10 लाख का जुर्माना यानी कंपनसेशन ऑर्डर किया है कि वो 10 लाख रुपए पति को दे दे झूठे एलिगेशन डालने के लिए, जो भी उसने पति के लिए झूठे एलिगेशन लगाए हैं। तो ये जो जजमेंट है ये खुद में ही ये कह रहा है कि पति पक्ष की जो पूछा जाता है, पति पक्ष की भी जांच होती है, उसको भी पूछा जाता है। और मैंने और भी ऐसे वीडियोस बनाए हैं, आप देख लीजिए उन वीडियोस में, मैं आपको लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है, आप उन वीडियोस को देख लीजिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी यही कहती है कि जो महिला है वो अपने जो उनको हक दिए गए हैं, जो राइट दिया गया है, वो उसका गलत इस्तेमाल करती है। तो यहाँ पर भी कितने सारे जजमेंट्स हैं जो पति के फेवर में सुप्रीम कोर्ट ने दिए हुए हैं और वाइफ के अगेंस्ट दिए हुए हैं। तो वो सारे जजमेंट्स आप पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि पति पक्ष को भी सुना जाता है। लेकिन अब सिर्फ बात ये है कि पति को कब कहना है, कितना कहना है, कहाँ कहना है, इसका आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम कोर्ट में केस आता है तो हर कोर्ट में 2 स्टेजेस होते हैं, किस स्टेज में आपको क्या कहना है, कितना कहना है, कैसे कहना है, जो एक वकील करता है, जो एक वकील साहब करता है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मुझे कब कहाँ क्या कहना है। अगर आपको वो समझ आ गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी बात को सुना नहीं जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको ये समझ आया होगा कि पति के जो पक्ष है उसको भी सुना जाता है, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है। अब ये कैसे
कैसे बोलना है, क्या करना है, मैं आने वाले वीडियोस में ये सारा क्लियर कर दूंगी। तो अब बात आती है आपके दूसरे जो आपने लाइन लिखी है कि पति पक्ष की जांच होनी चाहिए। ये जवाब तो मैंने दिया ही, होती ही है जांच, क्योंकि दोनों पार्टीज को जब कोर्ट में सुना जाता है एट द टाइम ऑफ एविडेंस, तो वो दोनों पार्टीज को सवाल किए जाते हैं, तो उसी बेस को देखकर फिर जजमेंट आती है, यानी यहाँ पर दोनों पार्टीज को सुना जाता है। तो आपका जो पहली लाइन है, मैडम जी ऐसे कितने केसेस है जिसमें आपने डीआईआर को चैलेंज किया है? तो नवीन जी, मेरे को 20 साल हो गया है इस फील्ड में प्रैक्टिस करते करते, मुझे खुद नहीं पता है कि मैंने कितने केसेस किए हुए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि जो भी केस मैंने डीवी का किया है, तो मेरा जो आर्ग्यूमेंट का, तर्क का जो वो होता है, वो सिर्फ इस पर होता है, वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट पर ही होता है, डोमेस्टिक वायलेंस पर ही होता है। क्योंकि अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस को ही नहीं देखेंगे, अगर हम इस बात को ही नज़रअंदाज करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, तो डोमेस्टिक वायलेंस को ही अगर हम ये बोलेंगे डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, तो ही तो हम केस जीतेंगे। अदरवाइज तो हम कहाँ पर, हमें तो अपनी बात बोलनी है। तो इसलिए जो मैंने अभी रिसेंटली एक केस भी किया हुआ है, जहां पर मैं पति पक्ष के तरफ से आर्ग्यू कर रही थी मैटर, और वो अपील में भी गया है और वो हमने जीता है। और वो जो केस है वो न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था, तो वहाँ पर भी तो पति ने जीत ही लिया केस, और वहाँ पर भी मैंने जो आर्ग्यूमेंट किया इसी बेस पर किया कि डोमेस्टिक वायलेंस है कहाँ, कैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक लेडी प्रूव करे। तो नवीन जी, ये सारी बातें आर्ग्यूमेंट्स की होती है, इंग्रेडिएंट्स की होती है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या वो इंग्रेडिएंट्स महिला ने अपने कंप्लेंट में लिखे हैं। अगर वो इंग्रेडिएंट्स महिला ने अपने कंप्लेंट में नहीं लिखे हैं, तो आप उसका पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि पति पक्ष को भी सुना जाता है, पति को कब, कहाँ, क्या, कैसे कहना है, वो मैं आने वाले वीडियोस में कहूँगी। और लेकिन आज मैं इस को और इलॉबरेट करने कर लूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी आपके मन में डाउट है। तो आपके मन के डाउट को शांत करने के लिए मैं पहले आपको ये दिया है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पति लोगों को क्या देखना चाहिए, वो क्या उनको उसमें देखना है जिससे वो अपना बचाव कर सकते हैं, अपनी फैमिली मेंबर्स का बचाव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन 12 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में वो महिला कंप्लेंट कर सकती है जो एग्रीड पर्सन होगी। अब आप ये कहोगे कि एग्रीड पर्सन क्या है? एग्रीड पर्सन सेक्शन 2 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि वो महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, यानी जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है और वो डोमेस्टिक रिलेशन में रहती है, यानी दो चीज़ें यहाँ पर देखी गई है, डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम भी होनी चाहिए और डोमेस्टिक रिलेशन में भी होना चाहिए। अगर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स फॉल करते, अगर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स है, तब उसको हम एग्रीड पर्सन कहते हैं, तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। अब यहाँ पर पति को क्या देखना है? पति को ये देखना है कि क्या उसने अपने कंप्लेंट में डोमेस्टिक वायलेंस के सीक्वेंस को लिखा है या नहीं लिखा है। अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस के सीक्वेंस को, डोमेस्टिक वायलेंस को ही नहीं लिखा है, तो यहाँ पर वो उसको नोट डाउन कर सकता है और यहाँ वो उसका एक फेवरेबल पॉइंट बन सकता है कि जो महिला ने कंप्लेंट लिखी है, दी है, उसमें ही डोमेस्टिक वायलेंस का कहीं भी कोई भी फैक्ट नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उस हस्बैंड को या उसके रिलेटिव्स को जिनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है, जिसके खिलाफ इस महिला ने कंप्लेंट लिखी है, चाहे वो कंप्लेंट में नाम लिखा है, चाहे वो मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, जो भी लोग हो उसमें, तो उसमें ये देखना है उनको क्या महिला ने ये दिखाया है कि वो डोमेस्टिक रिलेशन में है। और वो ये भी देखना है कि वो अगर महिला ये लिखती है कि हाँ मैं तो डोमेस्टिक रिलेशन में थी,
वो तो यही लिखेगी, लेकिन आपको ये देखना है कि वो डोमेस्टिक रिलेशन में कितने देर से थी, कहाँ से थी, क्या टाइम पीरियड था, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पर आर्ग्यूमेंट करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन खुद ये बोलता है कि डोमेस्टिक रिलेशन होना चाहिए। तो इतने सारे जजमेंट्स इस पर है डोमेस्टिक रिलेशन पर, कि महिला बोलती है कि मैं डोमेस्टिक रिलेशन में थी, लेकिन वो कब थी डोमेस्टिक रिलेशन में और कितने टाइम पीरियड के बाद फिर उसने ये कंप्लेंट फाइल किया। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है या उसके रिलेटिव्स है, उनको ये पॉइंट भी नोट डाउन करना है कि यहाँ पर डोमेस्टिक रिलेशन का जो स्टेटमेंट है, जो महिला ने लिखा है, जो लिखा है वो गलत तरीके से लिखा है। वो इतने देर तक डोमेस्टिक रिलेशन में थी ही नहीं। तो ये दो पॉइंट्स है जो यहाँ पति के फेवर में आ सकता है और पति को इस पर आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब आप ये कहोगे कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायलेंस के लिए आपको सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें मैं आपको मोटा मोटा तौर पर बताऊंगी कि जो महिला ये कहती है कि मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझ पर हैरेसमेंट हुआ है, मुझे क्रुएल्टी हुआ है, मुझ पर फिजिकल एब्यूज़ होता है, मुझ पर मेंटल एब्यूज़ होता है, मुझे सेक्सुअल एब्यूज़ होता है, मुझे थ्रेट मिलते हैं, मुझे घर से निकाला जाता है, तो ये सारा कुछ वहां पर लिखा हुआ है। तो वो होता है डोमेस्टिक वायलेंस एज पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अब आप यहां पर ये भी क्लियर कर दीजिए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन 498 ए के डेफिनेशन से अलग है। दोनों अलग अलग डेफिनेशन है। आप दोनों डोमेस्टिक वायलेंस को 498 ए और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को एक जैसा नहीं देख सकते हो, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन अलग है और 498 ए में डोमेस्टिक वायलेंस का डेफिनेशन अलग है। तो यहां पर आपको सेक्शन 12 में कंप्लेंट है, तो यहां पर आपको सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस का ही देखना है। और यहां पर महिला को अगर वो कंप्लेंट लिखती है तो उसका जो डोमेस्टिक वायलेंस होना चाहिए वो सेक्शन 3 ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस पर ही रिलेट होना चाहिए। और यहां पर हस्बैंड या जिसके, जैसे मैं बोलती हूँ, जिनके नाम भी लिखे हैं कंप्लेंट में, उनको ये देखना है कि क्या डोमेस्टिक वायलेंस जो वाइफ ने, जो इस महिला ने लिखा है, उनके अगेंस्ट लिखा है, क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में फॉल करता है कि नहीं करता है। देखिए, यहां पर मैं ये बताऊं कि हस्बैंड को अपने बचाव के लिए इन पॉइंट्स को, जो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लगते हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स को बड़ा बड़ा बनाना है कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं लिखा है कंप्लेंट में, और डोमेस्टिक रिलेशन कब तक थी, क्या थी, वो नहीं लिखना है, लिखा हुआ है कंप्लेंट में। तो इन चीज़ों को अपने बचाव में आपको बोलना है और इन्हीं से आपको, यहाँ से ही आपको स्टार्ट करना है आपका बचाव। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक रिलेशन और एग्रीड पर्सन क्लियर हुआ होगा। लेकिन अब मैं और भी एक बात आपको क्लियर करूंगी कि डोमेस्टिक रिलेशन क्या होती है, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि कितने पीरियड में, कितना टाइम में वो रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो डोमेस्टिक रिलेशन का मतलब ये है कि कोई भी महिला, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ की हम बात करेंगे, वो इकट्ठे रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ एक ही छत के अंदर रहते हैं, डोमेस्टिक रिलेशन में रहती है, और जहाँ पर वो महिला ये बोलती है कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है, तो वो कंप्लेंट कर सकती है सेक्शन 12 में। ठीक है, तो आपको हस्बैंड को ये प्रूव करना है कि जी नहीं, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है, जैसे मैंने पहले आपको कहा है। अब यहाँ पर और एक बात आपको याद रखनी है कि अगर आपने शादी नहीं की है, लेकिन एक मेल और फीमेल इकट्ठे रह रहे हैं, एक ही छत में रह रहे हैं, एज ए हस्बैंड एंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, बट दे आर नॉट मैरिड, तो वो उसको हम बोलते हैं लिविंग इन रिलेशनशिप में रहना। अगर यहाँ मेल और फीमेल लिविंग इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो हम उसको भी डोमेस्टिक रिलेशन में मानते हैं, और वो महिला भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सेक्शन 12 में अपनी कंप्लेंट अपने जो उसके पार्टनर है या पार्टनर के रिलेटिव्स है उनके खिलाफ कर सकती है।
तो ये बात होगी। लेकिन अब यहाँ पर और भी मैं ये क्लियर डाउट आपका करना चाहती हूँ कि जैसे महिला दूसरों अपने जो उसके हस्बैंड के मदर होती है, फादर होते हैं, या उसके बहन होती है, जो भी उनके रिलेटिव है, उसके फ्रेंड होते हैं, और कभी कभी तो हद ये होती है कि महिला जो मीडिएटर होता है उसका नाम भी डोमेस्टिक वायलेंस में लगाती है। तो यहाँ पर भी आपको ये जो हस्बैंड है और जिनका नाम उसने मेंशन किया है कंप्लेंट में, उनको ये देखना है कि क्या ये लोग जिसका नाम वो ले रही है, क्या वो डोमेस्टिक रिलेशन में है। डोमेस्टिक रिलेशन का मतलब है कि क्या वो उस घर में रह रहे हैं। अगर वो उस घर में रह रहे हैं तो डोमेस्टिक रिलेशन बनता है, अगर वो उस घर में ही नहीं रहते तो डोमेस्टिक रिलेशन नहीं बनता है। और जहाँ तक ये डोमेस्टिक रिलेशन नहीं बनता है तो उन पर ये केस नहीं बनता है। तो डोमेस्टिक रिलेशन नहीं बनता है कि वो उस घर में नहीं रहते ये, और उस कभी कभी वो क्या होता है कि कहती है कि उस घर से थोड़ा दूरी में रहते हैं तो आते जाते हैं, तो क्या उनका आना जाना फ्रीक्वेंट है। डोमेस्टिक जो घर है, क्या उनका आना जाना फ्रीक्वेंट है। अगर उनका आना जाना भी फ्रीक्वेंट नहीं है, वो बहुत दूर रहते हैं, डोमेस्टिक रिलेशन में भी नहीं रहते हैं, तो आपको क्या करना है, तो आपको इस बात का भी, यानी हस्बैंड को इस बात का भी फ़ायदा उठाना है कि वो डोमेस्टिक रिलेशन में जिन जिन का नाम इसने लिया वो डोमेस्टिक रिलेशन में है ही नहीं, वो वहाँ रहते ही नहीं है, इवन वो बहुत दूर रहते हैं। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस उनका जो डोमेस्टिक वायलेंस करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब वो वाइफ अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स पर भी करती है, फ्रेंड्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यानी अगर वो ये कहती है कि फ्रेंड्स भी उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, तो आपका ये कहना है कि फ्रेंड्स तो डोमेस्टिक रिलेशन में आते ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लियर हुआ एग्रीड पर्सन क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, डोमेस्टिक रिलेशन क्या होता है। ये सारे तीनों पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो डाउट भी आपका क्लियर करूंगी। अब हम बात आते हैं DIR पर। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट द मेन जो